लगा देंगे। And our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत को मुआशी महाज पे इंतहाई शदीद दबाव का शिकार है और ये दबाव ना सिर्फ अवाम की तरफ से आ रहा है बल्कि हुकूमत के अपने हलकों की तरफ से भी आ रहा है। इत्तेहादी भी नाखुश हैं सेंट्रल हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के हवाले से और अब अवाम के दबाव को लेके आगे बढ़ना चाह रही हैं अपोजिशन जमातें। यही वजह है कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया, उसके बाद नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया अपनी पार्टी को कि वो एहतजाजी तहरीक को न सिर्फ पार्लियामान में लेके चले बल्कि इसके लिए सड़कों पर भी आना पड़े तो गुरेज ना किया जाए। कल रात गए अचानक आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई कि जब आने वाले कल यानी कि कल इतवार को बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में इफ्तार डिनर दे रखा है। इतवार को ऐसा इफ्तार होने जा रहा है कि जिसमें पॉलिसी का तयन किया जाएगा कि हुकूमत पे किस किस तरह से वार किया जाए और हुकूमत को अपोजिशन किस किस तरह से अपना शिकार बनाए। इस कल होने वाले इतवार इफ्तार की सबसे अहम और ख़ास बात मरियम नवाज की शिरकत होगी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज शिरकत करेंगी, हमजा शहबाज भी शिरकत करेंगे और उनके साथ होंगे शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात भी होगी। ये मुलाकात पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बड़ा अहम पैगाम हो सकती है। ये मुलाकात आगे चल के मामलात को किस रुख की तरफ ढाल सकती है। क्या इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई खतरा हो सकता है? क्या हुकूमत गिर सकती है? क्या मरियम नवाज अमली सियासत में एक बार फिर से आ गई हैं? क्या मुस्लिम लीग नून को अब मरियम नवाज ही लीड करेंगी? क्या आइंदा की अपोजिशन बिलावल भुट्टो मरियम नवाज खुद मिल के आगे बढ़ाएंगे? ये इस तरह के बहुत से अहम सवालात हैं जो आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन ये अचानक क्या काया पलटी कि वो अपोजिशन जमातें जो पहले कहती रहती थी कि इमरान खान को हुकूमत करने का मौका मिलना चाहिए, अब क्या हुआ कि अचानक मुलाकातें तेज हो गईं, इफ्तार आने शुरू हो गए, वो भी इतवार के रोज इस्लामाबाद में। तो आपको जरा याद करवा देते हैं कि आसिफ अली जरदारी हुकूमत ना गिराने के हवाले से क्या कुछ कहते रहे। ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। बहरहाल देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहां से निकालें इस्लामाबाद से। मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। मौकिफ की यही तब्दीली थी कि आसिफ जरदारी साहब ने यही कहा कि हम एकदम से हुकूमत गिराएंगे कि इमरान खान ने भी सवाल किया कि हुकूमत आखिर गिराना क्यों चाहते हैं। इमरान खान ने क्या कहा था वो भी सुनिए। ये सारे मिलके पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। जरदारी उधर से खड़ा हुआ, वो उसका बेटा कहता मैं पीटीआई की हुकूमत हटा दूंगा। उधर फजल रहमान खड़ा होता है, वो कहता मैं हुकूमत हटा दूंगा। अब सवाल ये है कि क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया कि आप हुकूमत गिरा देंगे? और आज की अपडेट तो ये है कि शेख रशीद साहब ने भी एक अहम बयान दे दिया है अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से और अपोजिशन के खिलाफ केसेस के हवाले से। क्या कहा शेख रशीद ने, सुनिए। सारे चोर तो इकट्ठे होने जा रहे हैं, 36 केस हैं। 1 घंटे में सारी अपोजिशन खत्म हो सकती है अगर इमरान खान इनको बाहर जाने दे। एक दिन 24 घंटे के अंदर ये सारी अपोजिशन बिलों में घुस जाती है कि अगर इमरान खान एनआरओ करे। हालांकि मैंने कहा भी है इमरान खान को कि यार दफा कर, ये कूड़ कवाड़ दफा भला जाने दे, कहता नहीं जाने दूंगा। क्या इमरान खान की हुकूमत गिर सकती है? बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की मुलाकात के बाद और पीपल्स पार्टी, नून लीग और अपोजिशन की दीगर जमातों के मुश्तरका एहतजाज के बाद इस पे आज प्रोग्राम में बात करें। अब तैयार हो जाओ, वक्त आया है इनको घर भेजने का। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते। मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया कि आप हुकूमत गिरा देंगे?
डिस्कशन करने के लिए मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल आज मौजूद है। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में ही राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून हैं, नैब के कवानीन पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब रह चुके हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अवैस तौहीद, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मेरे साथ हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल अमजद शुएब साहब। ज़ियाउद्दीन साहब, सबसे पहला सवाल आप, कल आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई और आने वाले कल में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात होने जा रही है। क्या इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है? हुकूमत के लिए तो ख़तरा नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन अंडर प्रेशर हुकूमत आएगी। अच्छा, इन्हें आप देखें, ये इन्हें स्ट्रीट पे आने की जो बात कर रहे हैं अपोजिशन वाले, आप ये जहन में रखें कि पार्लियामेंट में जो अपोजिशन का रोल रहा है अब तक, वो इतना एम्फेटिक रहा है, इतना फोर्सफुल रहा है कि इमरान खान को उन्होंने अभी तक तकरीर करने नहीं दी सही तरीके से। इन्हें 2 दफ़ा उन्होंने जो तकरीरें की जिसमें अपोजिशन भी खामोश रही, एक तो वो हिंदुस्तान के साथ जो एयरफोर्स के पायलट को वापस करने वाली, और दूसरी ये 26वीं अमेंडमेंट वाली, दोनों में अपोजिशन ने साथ दिया हुकूमत का। इसके अलावा ना अपोजिशन की ट्रेजरी बेंचेस को उन्होंने डोमिनेट होने दिया, ना प्राइम मिनिस्टर को डोमिनेट होने दिया। इन्हें अपोजिशन हैज़ बीन डिक्टेटिंग पार्लियामेंट अप टिल नाउ। तो जहन में ये ज़रूर रखें, क्योंकि इस इन्हें ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो बहुत ही वीक न्यूमरिकली है। लेकिन अब एक डिफरेंस पैदा हो गया ज़ियाउद्दीन साहब के, पार्लियामेंट में पहले डिक्टेट करते थे, यानी कि लीड करते थे अपोजिशन को शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ चले गए हैं लंदन, तो पीछे डील किसने करना है, पीछे लीड किसने करना है? मरियम नवाज जो सामने आई हैं, तो मरियम नवाज का सामने आना, एकदम से खामोशी को तोड़ के सियासत में एक्टिव हो जाना, ट्विटर पे एक्टिव हुई, फिर नायब सदर बन गई, फिर अब बिल्कुल एक अमली सियासत में सामने आ रही हैं, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी ये यानी जिस कहते हैं कि लीडरशिप जो है वो हमेशा से PMLN की नवाज शरीफ के हाथ में रही है और मरियम के हाथ में रही है। यानी शहबाज शरीफ को जब उन्होंने बनाया था प्रेसिडेंट PMLN का, वो एक ज़रूरत थी, इन द सेंस कि भाई वो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, मरियम नवाज भी मोर और लेस डिस्क्वालीफाइड थी उस वक्त। तो शहबाज शरीफ फैमिली का कोई मेंबर ही बनता ना, जैसे कि हमारे यहाँ और उस वक्त शहबाज शरीफ इतना ज़ेरे अताब भी नहीं थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी सामने नहीं आए। फिर हमें जो है ना, मीडिया को और वेरियस ऑब्जर्वर्स को ये बात जहन में हम रखते हैं कि शहबाज शरीफ इज़ द गुड कॉप। तो हमने सोचा कि, और फिर जो मुराद सईद जैसे लोग ये कहते थे कि मुझे पता है कि वो NRO मांग रहे हैं, 7 लोग NRO मांग रहे हैं, और खुद नवाज शरीफ इमरान खान साहब कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, और चोर डाकू वाली बात करते थे। तो इससे इंप्रेशन ये मिलता था कि वाकई कोई डील हो रही है। लेकिन मेरा पर्सनली हमेशा से ख्याल रहा है कि कोई देयर वाज नो डील, इट वाज ऑलवेज नवाज शरीफ एंड मरियम लीडिंग इट। देखिए, एक तो पहली बात तो कुलसुम नवाज की मॉर्निंग थी 40 दिन की, वो आप देखें कि सितंबर 11 को शायद उनका इंतकाल हो, सितंबर के किसी तारीख को इंतकाल हुआ था, वो 40 दिन निकाल लें। फिर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन थी, इन्हें ये डिसीजन उन्होंने ले लिया था अपोजिशन ने कि हमें मौलाना फजल रहमान वाली की बात नहीं माननी है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए रिजल्ट्स। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अंडर प्रोटेस्ट रिजल्ट्स को। उसके बाद फिर लीडर ऑफ द स्पीकर की इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये जो चीज़ें हुई हैं उसमें देयर वाज नो रीज़न फॉर नवाज शरीफ और मरियम टू शो देयर कार्ड्स। दिस इज़ द राइट टाइम। इन्हें जब इन्हें हालात ऐसे नहज पे पहुंच चुके हैं, एक तो वो जो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कोट लखपत जो ले गए थे लाहौर में 7 मई को, उससे शक्ल में वो लेकर जो क्राउड आया था और जो इन्हें टोटली पैशनेट क्राउड, और फिर उनके स्लोगन्स और वोट को इज्जत दो वाला स्लोगन जो है ना, उस दिन बाकायदा शाउट हुआ था, तो उससे दे वर एम्बोल्डन कि भाई हम
स्ट्रीट पावर भी दिखा सकते हैं। So लेकिन वो जुलूस उन्होंने सिर्फ एक मुकर्रर रास्ते से निकाला था और सिर्फ लाहौर में निकाला था, जो कि हमेशा से PMLN का गढ़ रहा है। लेकिन अगर ये एक बड़ी कोई रैली निकालते, मुल्क गिर रैली निकालते, तो फिर पता चलता कि मुस्लिम लीग नून कितने पानी में है। ये सवाल जरा मैं अवैस तौहीद साहब आपके पास लेके आऊंगी। ज़ियाउद्दीन साहब अपना ज़ाहिर इंतहाई तजुर्बाकार हैं, बहुत सीनियर हैं, अपनी रीडिंग की बुनियाद पे, एनालिसिस की बुनियाद पे कह रहे हैं कि कोई डील नहीं थी, उनका ख्याल है। लेकिन बहुत से बाखबर हल्के ये भी खबर रखते हैं कि डील थी और किन वजूहात की बिना पे वो डील जो है अभी तक पाया तकमील पे नहीं पहुंच पा रही, अभी भी टेबल पे वो पड़ी हुई है। बट माई क्वेश्चन टू यू अवैस तौहीद साहब इज कि इस वक्त जो मरियम नवाज सामने आई हैं, खासतौर पर जैसे ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा कि जब वो नवाज शरीफ को जेल लेके गए हैं उस वक्त से मरियम नवाज का सामने आना, ट्विटर पे सामने आना, फिर नायब सदर बनना, अब कल वो बिलावल भुट्टो से इफ्तार डिनर पे मुलाकात करेंगे और उनके साथ वो होंगे नून लीग के जो हॉक्स हैं, ये क्या पैगाम दे रहा है अवैस तौहीद साहब? देखिए गरीदा, ये तो हमें अच्छी तरह पता है कि जब से साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे, उन्हें अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा था और फिर जेल जाना पड़ा था, और फिर ज़ाहिर बात है कि उनका पार्लिमानी सियासी करियर तो एक खात्मे की तरफ है, 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। फिर उनके भाई शहबाज शरीफ साहब का एयरपोर्ट पे ना पहुंचना वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया था और नवाज शरीफ साहब का बयानिया, या नवाज शरीफ साहब का बयानिया और मरियम साहिबा का बयानिया, उस पर एक बहस थी, उस पर एक इख्तलाफ था गरीदा, जिससे आपको भी पता है और हमें ये अंदाज़ा है कि एक क़यादत का क्राइसिस था कि शहबाज शरीफ साहब के हाथ में वो अलम जाएगा, सियासी जानशीन नवाज शरीफ साहब की असल में मरियम है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो हमारी इत्तलात है वो उस वक्त हुई जब मरियम नवाज साहिबा को एक तरह से बहुत ही एक पुश, एक सियासी एक सपोर्ट मिली, जब बिलावल भुट्टो साहब ने कोट लखपत जेल के अंदर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करी। उससे पहले मरियम नवाज साहिबा खुद अकेले तन तना जाती थी कोट लखपत और फिर वापस आती थी। तो जब कल मुलाकात होगी तो ये एक बड़ा पैगाम होगा नून लीग की सियासत में और शरीफ ख़ानदान की सियासत में कि जो सियासी अलम है वो मरियम नवाज साहिबा की तरफ ही उसका रुख होगा या उनके हाथ में वो सियासी जानशीनी का आलम होगा। तो कल का दिन नून लीग की सियासत में बड़ा अहम दिन। इस वक्त तक जब हम बात करें गरीदा, तो जितने भी सेंट्रल पार्टी लीडर्स हैं उनको भी ये पता है, वो भी इससे उनको भी इल्म है कि शरीफ ख़ानदान की सियासत में कहीं ना कहीं जानशीनी के मामले पे या क़यादत के उसमें कहीं ना कहीं इख्तलाफात मौजूद हैं। कल जब मरियम नवाज साहिबा मुलाकात करेंगी बिलावल भुट्टो साहब से, तो इसका मतलब है कि 2 बड़ी अपोजिशन की जमातें जिनके 2 सियासी जानशीन एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, फ़ोटो सेशन होंगे, बड़ा ब्रेक थ्रू हो ना हो लेकिन एक तरह से सिग्नेचर, एक स्टैंप लगेगी पूरे मुल्क की सियासत में और ख़ास तौर पे खलबली मचेगी तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कि ये क्या कि अब 2 नौजवान कायदीन, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की तरफ से ये एक दानिस्ता सियासी चाल है जिसको कहीं ना कहीं अमली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जो माजी में नाकाम रहे हैं दोनों जमातों के एक इत्तेहाद बनाने में या हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक चलाने में। लेकिन अवैस तौहीद साहब सवाल यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि ये खलबली, ये वाकई कोई बड़ा सुनामी होगी सियासत में, अपोजिशन की सियासत में, या चाय की प्याली में एक तूफान होगा। प्लस जो आपने फरमाया कि मरियम नवाज अब अलम उठा के रखेंगे मुस्लिम लीग नून का, तो चलो अमजद शुएब साहब मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज कब तक ये अलम उठा सकती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो कन्विक्टेड है एक केस में, अभी तक वो बेल पे हैं, किसी भी वक्त उनकी वो बेल खत्म हो सकती है, किसी भी वक्त उनका वो केस लग सकता है। तो ये कब तक मरियम नवाज जो है मुस्लिम लीग नून की अमली सियासत का अलम उठा के रख सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये पॉसिबिलिटीज हैं जो आप बात कर रही हैं, बेल खत्म हो सकती है, बेल लंबी भी हो सकती है, सजा दोबारा बहाल हो सकती है या सजा जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये चीज़ें तो बाहर सूरत एक अदालती प्रोसेस का हिस्सा है और हमें ये पता है कि अदालत में कोई जल्दी नहीं है इस केस को दोबारा सुनने की या चलाने की। लिहाजा जो आज हकीकत है हमारे सामने वो ये है कि वो सियासत करने के लिए आज़ाद हैं।
कोई ऐसा तारीख उसके बाद से जब से जमानत हुई है कोई तारीख इसकी आई नहीं। तो मेरे लगता यही है कि ये इसी तरह ही चलता रहेगा। ठीक। अब बात यह है कि अवाम में कुछ तबका तो ऐसा है जो कि इनका साथ भी देने के लिए तैयार होगा, इनके जलसों में शरीक भी होने के लिए तैयार होगा जी। और ये भी आप कह सकते हैं कि इसमें पैसा भी काम करेगा, क्योंकि जब आपने पैसा बनाया होता है तो आप ख़तरनाक उसी वक्त साबित होते हैं, रियासत से ज़्यादा मजबूत उसी वक्त नज़र आते हैं जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाए कि आप हर चीज़ को ख़रीदने के लिए आपकी जेब में पैसे मौजूद हों। लिहाजा ये भी हो सकता है कि आप मजमा भी इकट्ठा कर लें, लेकिन जब लोगों को, आवाम को, बहुत सारे लोगों को ये शऊर और ये पता है कि दर हकीकत जरदारी साहब के बचाव के लिए हमारे बिलावल जरदारी जो है वो दौड़ धूप कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए मरियम कर रही हैं, तो इसमें कोई अवाम का भला या फ़ायदा तो नहीं, तो पुरअमन सियासत तक तो या पुरअमन मुजाहरे तक तो किसी को कोई तंगी नहीं। लेकिन हुकूमतें हिलती हैं जब ईंट से ईंट बजाई जाती है, जब आप मुजाहरा जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर होना शुरू होता है। तो वो नहीं मुझे ख्याल कि कोई अवाम में किसी में ऐसा जोश है कि वो इनके लिए जूते खाने के लिए तैयार होंगे या गोली खाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि दो ख़ानदानों की या दो हजरात की अपने जायदादों का मसला है, अपने पैसे का मसला है, जिसके लिए दोनों के जो वर्सा हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं। लिहाजा आप ये तवक्को तो कर सकते हैं कि कहीं जलसा, कहीं इकट्ठा, कहीं नारेबाजी कुछ ना कुछ हो गई, लेकिन इससे कोई ऐसा भूचाल आने वाला नहीं है जिससे कि कोई हुकूमत उलट जाए। वो जो शेख रशीद कहते हैं कि हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं आपसे एक राजा आमिर अब्बास साहब से कानूनी नुक्ता, लीगली एथिकली मरियम नवाज अमली सियासत में आ सकती हैं बिकॉज आफ्टर ऑल वो कन्विक्टेड हैं, बेल पर इस वक्त सामने हैं, तो इस मामले पे आपकी राय क्या है? देखिए गरीदा, सियासत में कोई ममानियत नहीं है उनकी, चाहे कन्विक्टेड भी हों, बेल पे हैं, उनको सियासत से रोका नहीं जा सकता। सियासत कर सकती हैं, लेकिन इस पर भी पीटीआई जो है इलेक्शन कमीशन में जा चुकी है, लेकिन वो जो पीटीआई गई है कि उनके शी इज स्टिल अ कॉन्विक्ट, उनकी कन्विक्शन अभी तक बरकरार है। उन्हें सिर्फ जो सस्पेंड हुई है वो जो जेल के सलाखों के पीछे था वो उनको सस्पेंड कर दिया है, कन्विक्शन बरकरार है। इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती, 10 साल के लिए वो ना अहल है, ना इलेक्शन लड़ सकती हैं, कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, इसी तरीके से पार्टी की हाई पोजीशन भी वो होल्ड नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जलसा जुलूस अगर करना चाहते हैं तो उसमें कोई उनको ममानियत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो इशू आ रहा है पीपल्स पार्टी और नून का, कानूनी आपने बात की, तो हमने हाल ही में देखा था कि जब मुस्लिम लीग नून ने ये नैब के कवानीन में तरामीम की बात हुई तो मुझे याद है राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे साथ एक शो में बात भी की थी कि मैं खुद मियाँ साहब से मिला हूँ और मियाँ साहब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है नैब में किसी किस्म की तरामीम लाने की या नैब के कवानीन को किसी इसमें इस्तराहात लाने की। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो इनका आपस में इत्तेहाद बन रहा है, इत्तेहाद बनाने के लिए तो इन्होंने कुछ 1 पॉइंट एजेंडा देना पड़ेगा कि ये किस चीज के लिए है। अब जैसे जनरल इसका मकसद क्या है? जी अब जैसे जनरल साहब ने कहा, ऑल्दो ये टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बजट आ रहा है, बजट में फिर ये उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि जी देखिए सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई, गरीब आदमी पे बोझ डाला गया, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये एक्सप्लॉइटेशन है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो नैब के केसेस कुछ तो अदालतों में चल रहे हैं और कुछ नैब में इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, ऑल दो कि वो इन्वेस्टिगेशन का वो मेयार नहीं नजर आ रहा हमें नैब की तरफ से, और नैब की वो कारकर्दगी नजर नहीं आ रही कि वो 30 साल 3 दफा के जो वजीर आला हैं उनके खिलाफ जब इतने इंपॉर्टेंट केसेस थे तो नैब से जब पूछा जाता था तो नैब वहां पे कुछ सॉलिड चीजें नहीं ला रही थी। तो अब डिपेंड करता है कि ये जो इनके केसेस हैं जरदारी साहब के और शहबाज शरीफ के, इवन हमने अभी सुना है कि मरियम बीबी का भी एक और केस उन्होंने कोई शुरू किया है इन्वेस्टिगेशन जिसमें कोई फंड्स वगैरह के इश्यूज हैं। तो ये चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, ये साथ साथ चलती रहेंगी। हालांकि चेयरमैन नैब तो बड़े पुरयकीन है जो उन्होंने जावेद चौधरी को इंटरव्यूज दिए हैं, तो बड़े पुरयकीन हैं। जी अवैस तौहीद साहब। जी मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो अभी सारी बातें शुरा कर रहे हैं वो अब कसौटी पर नैब नहीं है, बदकिस्मती से कसौटी पर अब एहतसाब नहीं है, कसौटी पर इस वक्त नून लीग नहीं है, कसौटी पर इस वक्त पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से नहीं है, डिस्पाइट के इतने सारे सीरियस केसेस उनके कायदीन पे लगे हुए हैं। कसौटी पर इमरान खान है इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब की हुकूमत,
और इसी को कैपिटलाइज कर रही हैं अपोजिशन की दो बड़ी तजर्बेकार सियासी जमातें जो इख्तदार पे रही हैं और जो इस वक्त के मसाइल हैं उसमें भी लेना देना उनका है। एक ब्रेक लेनी है, सॉरी टू कट यू इन, लेकिन यहीं से अवैध साहब जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से बात करेंगे कि ये अगर इसको मैनिपुलेट या कैपिटुलेट करने की कोशिश कर रही हैं ऑपोजिशन जमातें तो इसमें से हासिल वसूल क्या निकलेगा? क्या सिर्फ चंद एक जलसे जुलूस करके, चंद एक बयानबाजी करके उसके बाद लपेट लपूट के चले जाएंगे? ये सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले अवैस तौहीद साहब बात करते हैं। सर आपको मैंने इंटरप्ट किया था लेकिन आप बात कंप्लीट कीजिए। आप कहते हैं कि इस वक्त कसौटी पे इमरान खान है और इसे कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी ऑपोजिशन, लेकिन किस तरह कर सकेगी? ये देखिए गरीदा, बात ये होती है सियासत के अंदर भी परसेप्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल और इकोनॉमी के अंदर भी परसेप्शन प्लेज इट्स एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो जो इम्पॉर्टेंट रोल है परसेप्शन का, वो परसेप्शन कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि माजी के जितने भी माशी या सियासी मसाइल हों वो भी इख्तदार में जो जमात है उसकी झोली में है, जो इनके 9 महीने के अंदर पैदा करदा मसाइल हैं वो भी इनकी झोली में हैं। तो अब कसौटी पर सामने पड़े हैं कि भाई IMF के कर्जा जात भी आपने देखे 9 महीने में हाँ हाँ ना ना, कबूल है ना कबूल है करते करते अब यहाँ पे आ गए। उसके बाद डॉलर भी आपकी पहुंच से निकल रहा है, कहीं मईशत तो आपके हाथ से स्लिप नहीं हो रही। तो इतने बड़े बड़े गंभीर सवालात हैं जिसके जवाबात देने से कहीं ना कहीं कासिर हो रही है हुकूमत। इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी माशी मसाइल हैं वो सारे इनके पैदा कर दे तहरीक इंसाफ के खरीदा, माजी की हुकूमतों के भी हैं। मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, जरदारी साहब की हुकूमत हो, लेकिन अब तो मसला सड़कों पे है, मसला दुकानों पर है, मसला मार्केटों पर है, एक इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हुई है। तो ये जो एक इंडिसाइसिवनेस रही है हुकूमत की, अब वो कसौटी पे है कि भाई अब आपने टीम भी चेंज कर ली, अब हफीज शेख जो है ब्रोकर से हाथ पैर जोड़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपने IMF के बाद जो इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन है ये कौन कर सकता है? ये क्या फॉरेक्स डीलर्स कर सकते हैं? मैं गरीदा सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मसला ये है कि परसेप्शन के हवाले से इस वक्त कसौटी पर परखा जा रहा है। आपका पॉइंट बिल्कुल रजिस्टर हो गया अवैस तौहीद साहब, बट मेरा सवाल वही का वही है। मेरा सवाल वही का वही है ज़ियाउद्दीन साहब, क्या हासिल वसूल होगा ऑपोजिशन को? इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत गिरानी है। सबसे बड़ा धचका जो लगा है PTI की हुकूमत को वो उस दिन लगा जब इमरान खान साहब ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को निकाला। बिल्कुल। और जब उसको रिप्लेस किया उन्होंने टीम को, अपने किसी पार्टी के किसी मेंबर से नहीं किया, बाहर से लेकर आए। तो इसका मतलब ये होगा उन्होंने एक सिग्नल दिया सारे मुल्क को, उनके अपने फॉलोअर्स को भी, कि मेरी पार्टी में कोई आदमी इतना काबिल नहीं है कि इस मुल्क का फाइनेंस चला सके, बजट चला सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके खुद के वोटर्स को उन्होंने मैसेज दे दिया कि मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है। तो मैं OT की बात को इंडोर्स करूंगा कि इस वक्त इमरान खान साहब खुद, कप्तान साहब खुद कसौटी पे हैं। यानी अगर टीम हारती है तो कप्तान इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट इज फास्ट बॉलर या नॉट हिज वाइस कैप्टन। सर ये तो रजिस्टर हो गया, लेकिन अभी कप्तान ने हार नहीं मानी। अब रिजाइन करना है, यानी असद उमर से जो उन्होंने रिजिग्नेशन लिया है वो गलत लिया है, उनको खुद को रिजाइन करना चाहिए था। इमरान खान को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि वो खुद ही करें अपने। लेकिन मैं वही आपसे सवाल कर रही हूँ सर कि अभी तक कप्तान ने हार नहीं मानी, लेकिन ऑपोजिशन हार मान गए ना, कि वो ये कहते हैं कि मेरे पास कोई आदमी इतना काबिल नहीं है कि जो फाइनेंसेस को चला सके। आप देख लें हफीज शेख पीपल्स पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है, मुशर्रफ का प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर रह चुका है, शब्बर जैदी जो है वो उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरखास्त चली गई है। वो कंसल्टेंट हैं ऐसे लोगों के लिए। सर अगर इमरान खान ने हार मान ली है तो ऑपोजिशन की ये जो तहरीक है ये कामयाब हो सकेगी? ये गिरती हुई दीवार को धक्का होगा, हुकूमत गिर जाएगी? मैं बता रहा हूँ आपको, अपोजिशन कभी नहीं चाहेगी कि हुकूमत को गिराएं। तो फिर हासिल वसूल क्या? हासिल वसूल ये मुझे बताएं कि मिस्टर इमरान खान बैठे रहे कितने 100 दिन 126 दिन बैठे रहे, तो पूरे 5 साल तो कंप्लीट किया ना PMLN की गवर्नमेंट ने।
नवाज शरीफ को आखिरी साल में निकाला गया, तो दिस यानी ये पोजीशन भी 5 साल वेट कर सकती है। दरम्यान में चूंकि एपीएस का सानेहा हो गया था, वरना तो इमरान खान तब भी राजी नहीं थे लपेटने के लिए। असेंबली प्रेशर आउटसाइड द असेंबली रखी जाएगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि इनके पास वीकनेसेस क्या है। राजा आमिर अब्बास साहब, देखिए अभी अवैस तौहीद ने भी कहा, अपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को अपने आप से खतरा है। जी अभी अवैस तौहीद साहब ने बात की कि कसौटी पे इमरान खान है, बिल्कुल इन्होंने भी उसको इंडोर्स किया, लेकिन उससे बढ़ के कसौटी पे इस वक्त जो चीज़ है, जो इस मुल्क की आवाम बड़े गौर से देख रही है कि इस मुल्क का अदालती निज़ाम, इस मुल्क के अकाउंटेबिलिटी, जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से यही चल रहा है कि इस मुल्क में आया ये जो बड़े अमीर और जो 3-3 दफ़ा हुकूमतें कर चुके हैं, जो सदारत चला चुके हैं, और जब उनको बारी आ रही है तो उनकी सियासत का म्यार अब ये रह गया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक दूसरे को पोल्स अपार्ट थे, 180 डिग्री थे, और जिससे दोनों को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी अगर नून लीग के दोनों ने की थी जी, तो पोल्स अपार्ट नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी, उसका हाल भी हमने देख लिया, फिर क्या हुआ, उस पर कितना अमल हुआ। उसके बाद पीपल्स पार्टी को जो नुकसान हुआ वो इसलिए हुआ कि पीपल्स पार्टी नून के जितने करीब आएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी रुकन है या जो ज्याला है वो कभी मुस्लिम लीग नून के आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो तहरीक है, हो रही है, ये तहरीक अवाम के लिए नहीं है, ये अपने केसेस के लिए एग्जैक्टली नहीं है, ये आसिफ जरदारी साहब के लिए है, ये नवाज शरीफ साहब के लिए है। ये खामोश बैठे रहे जब इन्हें वहां से सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ, इन्हें उम्मीद थी कि हमें लंदन जाने दिया जाएगा, मिल जाएगी, और जब वहां से नहीं मिला तो मरियम साहिबा हमने देखा कि वो वापस ट्विटर पे भी आ गए, सदर भी बन गए, उसके बाद मीटिंग्स भी हो गई, अब बिलावल साहब और मरियम मिल रहे हैं। ये एक अननेचुरल किस्म की बातें हैं। इमरान खान साहब के लिए वाकई ही उनको हफीज शेख लेना पड़ा, तो मैं समझता हूं कि खान साहब के पार्टी में अगर कोई नहीं है तो खान साहब ये नहीं देख रहे कि मैंने पार्टी में से ही लगाना है, वो देख रहे हैं पार्टी से बढ़ के पाकिस्तान की अहमियत है। अच्छा, पार्टी से बढ़ के पाकिस्तान को बचाना इस वक्त पाकिस्तान का अदालती निजाम है, पाकिस्तान का एहतसाब का निजाम है, तो मैं आगे चल के आपसे सवाल करूंगी कि फिर चेयरमैन नैब जिस किस्म के इंटरव्यूज दे रहे हैं वो खुद भी तो कसौटी पर आ गए ना। बिल्कुल आ गए, वो खुद उन्होंने मुतनाज़ा कर दिया। मैं सवाल आपसे करूंगी बड़चंद अमजद शुएब साहब, ऑपोजिशन की जो तहरीक है, ईद के बाद सड़कों पे आने का, बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि मैं एक लात मार के हुकूमत गिरा सकता हूं, जरदारी साहब ने कारकुनान को इस्लामाबाद मार्च करने की हिदायत कर दी थी। अब ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इमरान खान को खतरा है, हुकूमत गिर सकती है? जनरल साहब देखिए, हुकूमत नहीं गिर सकती। एक तो जो ज़ियाउद्दीन साहब बात कर रहे थे वो भी दुरुस्त है कि हुकूमत गिराना, क्या आप निज़ाम को बर्बाद करना चाहते हैं, उसके बाद क्या अगर हो गया क्या बनेगा, सियासतदान ये नहीं चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी एजिटेशंस की एक हिस्ट्री है। एक एजिटेशन थी जो भुट्टो के दौर में चली और वो मज़हब की बुनियाद पे निज़ाम मुस्तफ़ा राइज करने पे चलाई गई, और दूसरी आपने वकला की तहरीक की देखी जो कि वकला ने अदालत की बहाली के लिए की। बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका सहारा लिया, मूवमेंट वकला की थी। उसके अलावा मुझे ये बता दीजिए कि महंगाई क्या पहली दफ़ा हुई? महंगाई तो बहुत होती रही, कई दफ़ा हुई। पेट्रोल हमारा 100 से ऊपर बहुत दफ़ा गया। तो क्या अवाम ने कभी आके यहाँ पे कोई तहरीक चलाई? एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ये भी एक नैरेटिव बहुत बिका हुआ है कि मुल्क के जो हालात ख़राब हैं इकॉनमी के, वो ये हैं कि ये लोग बहुत सारे हैं जो खा पी गए हैं और उनके आज अकाउंट्स भी निकल रहे हैं और चीज़ें निकल रही हैं। तो अवाम में एक परसेप्शन वो भी मौजूद है। इनके अपने जो लॉयलिस्ट हैं वो तो ठीक है, कुछ निकलेंगे, लेकिन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में मुल्कगीर किस्म के एहतजाज होते थे, जहाँ पहिया जाम हो गया, और ये हुकूमतें, तो आप इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं देखते? राइट, नहीं, कतई नहीं। अगर आप एक जुलूस निकाल दें और आप रोजाना एक जुलूस निकाल के सड़क से पुरअमन गुजार दें तो फिर तो कोई आपकी हुकूमत तो कोई नहीं बदलता। क्या किसी को क्या जरूरत है? देखिए, एहतजाज करना तो हक है उन लोगों का, ठीक, वो तो ये करेंगे, आईनी इजाजत भी है। अगर पुरअमन रहते हैं तो कोई हुकूमत नहीं बदलती पुरअमन लेकिन रहने। क्या जनरल साहब इसका तो मतलब अगर है तोड़ फोड़ के ऊपर आए तो निजाम को खतरा होगा, वो फिर आप देख लीजिए। ये लाजमी बात है कि हुकूमत ताकत इस्तेमाल करेगी फिर। तो ये इन लोगों को, मेरे ख्याल में, मेरा अपना ख्याल है कि अव्वल तो वो पजीराई नहीं मिलेगी, ठीक,
और दूसरा, पाकिस्तान में एहतजाज के जरिए हुकूमतें बदलना का रिवाज खत्म हो चुका। जो 126 दिन का धरना और वो चीजें, वो बाहर बैठे बैठे खुद घरों को लोग चले गए, लेकिन हुकूमतें नहीं बदली और ना आगे बदलेगी। ठीक, अवैस तौहीद साहब, कुछ इनपुट मैं समझ रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये जनरल साहब बात सही कह रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक इतनी कोई ज़ोर शोर से नहीं होगी, मुल्कगीर नहीं होगी, जिसमें पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है इनके पीछे अवाम करोड़ों की तादाद में निकल आएगी, लाखों की तादाद में, ये तो नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि ये स्पेस वो क्रिएट कर, वो स्पेस को ये वो ग्रैस्प कर रहे हैं या ले रहे हैं जो ऑलरेडी स्पेस दे रही है हुकूमत। कहने का मकसद ये है कि हुकूमत अपनी कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंस से या लड़खड़ाती हुई सिम की तयन करने में, चाहे वो माशी मसाइल हों या और मसाइल हों, वो इनको स्पेस दे रही है। तो इन हुकूमत को अपने आप से ज्यादा खतरा है, अपोजिशन से कम है। अपोजिशन तो कोई जो करना चाह रही, सिर्फ धमकियां इकोनॉमी को ठीक करने के जो मेजर्स हैं। और दूसरी जन साहब बात ये कि जो माजी में जो दो बड़ी पीएनए की मूवमेंट का जिसका आपने जिक्र किया और उसके बाद मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी जो हुई, कहीं ना कहीं उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग रही है। तो ऐसा कोई तो आपका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के अलावा पाकिस्तान में कोई तहरीक, कोई एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। वकला तहरीक के पीछे कोई एस्टेब्लिशमेंट की नहीं थी, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी वो सब कुछ। कियानी की सपोर्ट थी। जनरल कियानी साहब आईएसआई के सरबराह थे, शौकत अजीज साहब बकौल मुशर्रफ साहब के उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा मुशर्रफ साहब के, तो पूरी एक कहीं ना कहीं पीछे थी। लेकिन हम मीडिया, ये आप सही कह रहे हैं जनरल साहब, हमें ही अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे कोई एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। हमें बहुत बाद में जाके अंदाजा हुआ, तब तक बहुत सारा काम हो चुका था। जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने तेज किए जुडिशियल एक्टिविज्म के। जी जनरल साहब, इनको ये अभी इकोनॉमी का इशू है जी। जो इकोनॉमी का बिगाड़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि आपने पिछले सालों में आमदन कम थी, $16 अरब आप एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट्स आपकी $32 अरब। ये डिस्कशन अभी कंटिन्यू है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक। जनरल साहब, 9 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को, कब तक कहते रहेंगे कि पिछली हुकूमत जिम्मेदार थी? इन 9 महीनों में आप देख लें एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर गई हैं, एक्सपोर्ट्स 0.2% डिक्लाइन कर गई हैं, ज़राअत का भट्टा बैठ गया है, इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया है, आपकी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल निल हो गई हैं, स्टॉक मार्केट आपकी माइलस्टोन की बात तो यही था कि आपको समझा दो। देखिए आईएमएफ से लोन का आपने करना है। जनरल साहब एक बात, लोन वगैरह आपके आगे चलते हैं तो फिर आगे बात करें। पिछले 40 साल से वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। फर्स्ट अफगान वॉर, सेकेंड अफगान वॉर, तालिबान के खिलाफ जंग, रद्दुल फसाद, राह रास, ज़रबेयाज़। यू डोंट फाइट वॉर्स विद एम्प्टी पॉकेट्स। आपको एक प्लेन उड़ाएं, एक टैंक चलाएं तो अमजद साहब जानते हैं कि पैसे कितने खर्च होते हैं। एक मोबिलाइजेशन करें इस पर बॉर्डर्स पर, LOC से मैंने फौज हटाकर आप लेकर आए डूरन लाइन पर, तो पैसे कितने खर्च होते हैं। सो हमारी इकनॉमी खराब जो हुई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वॉर। 40 साल की जंग, नॉट बिकॉज ऑफ कर्जे ले लिए। भाई कर्जे किस लिए लिए हमने? कर्जे जंग के लिए लिए। आपका मतलब है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का, नहीं, वो छोटे स्मॉल। लेकिन अगर ये सारी बातें सच होती तो अब तक ये सारी बातें ये कोर्ट जो है ना साबित कर चुकी होती। लेकिन फिर हमारा अदालती निजाम जिस तरह का कोर्ट ने सजा दे दी 10 साल की, अभी आप कैसे कह रहे हैं मियां साहब को? मियां साहब को जो सजा दी है, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ ले, बेल की जो जजमेंट, उस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की आप जजमेंट पढ़ेंगे, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद की जजमेंट को कहा कि ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता ये मेरा ख्याल है बिला वजह किसी की करप्शन का दिफा नहीं करना चाहिए। नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज, आप इस खानदान के सारे सुन के देखिए, सारा सबूत उन्होंने देना था। नैब गया पार्लियामेंट में कहा कि ये सबूत मेरे पास किधर है, वो सबूत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 41 की जजमेंट लिख के आप नहीं दे सकते, ये आप मेरिट पे डिस्कस नहीं कर सकते।
41 पे कर चुके यार। तो नहीं, अरे भाई, जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो बड़ी अदालत होती है, वो नीचे के फैसले पे असरअंदाज होती बड़ी है। अदालत होने पर कानून आप बेशक इकोनॉमी की बात कर लीजिए, लेकिन ये कानूनी जोन सी है, अवाम को एक ये परसेप्शन ना लेकिन दीजिए कि ये बात तो है ना नहीं कर सकते। कि माजी का हुक्मरान तबका जो है वो अरब और खरबपति कैसे बन गया। जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं तो दामन में सुराख होंगे ना। ये बात ये अरबों रुपए की जीआईटी की रिपोर्ट आप पढ़े, उसके बाद जो जाली अकाउंट्स केस की जीआईटी रिपोर्ट है वो इतनी खौफनाक प्रोजेक्ट्स जो बने ये सुराख तो है, इनको जवाबदेह तो होना चाहिए। दो बातें बरी कैसे होते हैं गरीदा, मैं एक चीज बताऊं जी जी जनरल साहब, बरी इस तरह होते हैं कि जेब में पैसा बहुत है, उसका इस्तेमाल है। नैब ने एक केस जरदारी साहब का फोटो कॉपीज लगा के तो जमा कराया, वो नैब कोर्ट ने उसको फौरन खारिज कर दिया कि जी हमें फोटो कॉपी हम कबूल नहीं करते। उनको कह सकते थे कि भी ओरिजिनल लेके आओ, वो ओरिजिनल लेके आते। महीने बाद नैब दोबारा दूसरा रेफरेंस लेके जाता है, फिर फोटो कॉपी लगाता है। और 2 वजीर आजम जरदारी साहब ने कुर्बान किए इस काम के लिए कि जी वहां खत ना जाए। $60 मिलियन वहां से निकल गया। और फिर भी अभी ज़ियाउद्दीन साहब ये फरमा रहे हैं कि जी ये उनका भाई बच निकलना और बात है, यहाँ पे निजाम जो बिका हुआ है। बुराई भी तो है ना, इसके साथ एक और खराबी भी है। आप चेयरमैन नैब ने जो जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया है और जो कॉलम्स हैं आप वो पढ़ लीजिए, आई एम श्योर कि आपने वो पढ़े होंगे। राजा आमिर अब्बास साहब क्या चेयरमैन नैब को इस तरह की गुफ्तगू लेकिन उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने एक लेटर निकाला जिसमें तरदीद की है उन्होंने सारी बात। सर वो उन्होंने इंटरव्यू की तरदीद नहीं की, वो जावेद चौधरी ने अपनी तरफ से लगाई है चीजें। उन्होंने जो एक मासूमाना सी तरदीद की है ना, हल्की हल्की, वो तरदीद आप उसको तरदीद ना ही समझे तो बेहतर है। देखिए ये तो बातें हैं कि जो अवॉइडेबल हैं। ये चेयरमैन नैब को किस किस्म की इंटरव्यूज देने चाहिए, कतन इस किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। और जो उनका काम है उस काम पे तवज्जो देने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन नैब को बुलाती है और पूछती है कि जनाब आपकी ये आनी जानी है तो हम रोज देखते हैं, लेकिन आप किसी भी मंतकी अंजाम तक केस को नहीं पहुंचा रहे। आपकी इन्वेस्टिगेशन में लैक्यूनाज है, आपकी प्रोसिक्यूशन कमजोर है, आप इसे मजबूत कीजिए। लेकिन वहां पे बीइंग प्रैक्टिकल, खुद मेरा नैब से ताल्लुक रहा है, हम देखते हैं कि नैब की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल इत्मीनान बख्श नहीं है। उसमें बहुत से झोल है, उसमें बहुत सी कमजोरियां हैं और बात वहीं पे आ रही है कि यही वजह है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ भी जाली अकाउंट्स में जो जेआईटी है इंतहाई खौफनाक, उसको आगे एग्जीक्यूट करने में नैब को मसले पड़ रहे हैं। यही बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जेआईटी बनाने की हमें कोई शौक नहीं है, ये काम नैब का है। लेकिन नैब जब अपने काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रही तो मजबूरन जेआईटीज ने बनाना पड़ा और वो 10 वॉल्यूम्स तैयार करके नैब को दे दिया और नैब से अभी भी वो आगे नहीं चल रहा। सिर्फ वो फोटो सेशन के लिए इसके लिए हो जाता है। आज उसका केस हो गया, हमने तो नहीं देखा कोई रिकवरी नैब ने कर ली हो। या फिर इंटरव्यूज दे देते हैं, टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज देते हैं या कॉलम एसेट्स बाहर से लाने। भाई ये जितने बड़े हैं इनके एसेट्स उतनी ही अमाउंट में पाकिस्तान में है। शुगर मिल्स हैं, इनके बड़े बड़े जाती उमरा और बिलावल हाउस और पता नहीं क्या कुछ है। आप पाकिस्तान में क्यों नहीं पकड़ते? जी मेरी रेमेडियल मैयर एक ही है जी, और वो ये है कि नैब के ऊपर भी एक जीआईटी बना दे अगर सुप्रीम कोर्ट, तो वो बेहतर होगा। नहीं बात सही है। किस चीज के ऊपर जेआईटी? राजा साहब सही करें, प्रोसिक्यूशन हमारी बड़ी, बस एक जीआईटी इन पे भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर भी जेआईटी बना दे। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है ना, वो सिर्फ करप्ट हैं बल्कि इनएफिशिएंट, वो ट्रेंड नहीं है। यानी जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ अपना मतलब तमाशा करते हैं और कुछ नहीं करते। इसी वजह से इन्हें जीआईटी बनाने की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से प्रोसिक्यूशन जो है ना कंप्लीटली लॉजिकल कंक्लूजन पे केस लेके नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक। तो ये तो आपको पहले तो अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को की इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, उनमें ऑनेस्ट लोगों को लाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा मैं नहीं समझता कि कोई केस साबित कर सकेंगे। अवैस तौहीद साहब, आपका लास्ट कमेंट। नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जाहिर बात है। देखिए ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है गरीदा के मंतकी अंजाम तक एहतसाबी अमल नहीं पहुँचना चाहिए। बिल्कुल जरदारी साहब के खिलाफ केसेज हैं या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हैं, जो भी माजी के हुक्मरान हैं। लेकिन जो अभी जो मसला एक है गरीदा, वो ये है कि इस वक्त की हुकूमत के जो बुज़रा हैं, इमरान खान साहब की टीम के जो अरकान हैं, उनको अब तक वो अपने कायद को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सके। मैं तो ये देख रहा हूँ कि एरोगेंस है। मसाइल अभी भी हल हो सकते हैं और ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि 8-9 महीने के अंदर इनकी हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए या होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, 5 साल चलना चाहिए, बहुत टाइम है। लेकिन
एरोगेंस है और दूसरा ये कि आई नो इट ऑल सिंड्रोम है। मैं हमेशा समझता हूं गरीदा कि काम ना आना एक अलहदा बात है, दुरुस्त, लेकिन काम ना सीखना मैं समझता हूं बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल ठीक, तो ये पहली बहुत दफा अच्छी जो बात। इक़्तिदार में आए हैं इनको काम सीखना चाहिए और ब्यूरोक्रेट से काम निकालना चाहिए। अभी भी वक्त है इनके पास। अगर बुनियादी मसाइल की बुनियादी इस्लाहात नहीं की तो फिर इमरान खान साहब से जो तवक्कुआत और उम्मीदें थी जो दम तोड़ती बहुत जल्दी नजर आ रही हैं और अपोजिशन भी उसी को कैपिटलाइज करना चाह रही है सियासी तौर पर। मैं समझता हूं कि फिर आने वाले दिनों के अंदर ना मुल्क मुतामिल हो सकता है ना ये सियासी निज़ाम मुतामिल हो सकता है अगर ये तवक्कुआत और उम्मीदें अगर मुकम्मल तौर पर दम तोड़ गई तो। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जना अमजद शुएब साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफ़िज़।